आपने अब आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने सर्कल्स के सारे बुक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि अगर आपको 4 मार्क्स में या 3 मार्क्स में सर्कल का क्वेश्चन आएगा ना, वो बुक से ही आएगा, जो प्रूव वाला क्वेश्चन होगा। प्रूव का एक्स्ट्रा कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। प्रूव वाला क्वेश्चन सर्कल्स का बुक से आएगा, तो मेक श्योर जो आपको है ना वो कॉन्ट्रडिक्शन प्रूव वाले, प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन के 2-3 क्वेश्चंस हैं, वो हमें रटे हो, ठीक है। हम दिखा बस, साथ के साथ हमने चेप दिया। दूसरी चीज है, आपके सर्कल्स में वो वाला क्वेश्चन है, एक तो ये वाला जो कॉन्ट्रडिक्शन वाला प्रूफ है, मैं नंबर भी बता देती हूँ आपको। चैप्टर 10 में एक तो आपका है थ्योरम का प्रूफ 10.1 थ्योरम प्रूफ है ना, जो प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन चलता है। उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इट इज ऑल्सो prove the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center. This is also proof by contradiction. तो ये दो प्रूफ्स आप रट लेना कि बाय चांस हमें दिखता है, और इस बार ना सैंपल पेपर्स में ये दो प्रूफ्स बहुत बार रिपीट हुए हैं। हर एक सैंपल पेपर में एमपीजी का देखा, कोई भी देखा, तो ये क्वेश्चंस ना बहुत बार रिपीट हुआ है। तो एक पैटर्न होता है, या किसी को कोई होता है कि चलो ये क्वेश्चन हो सकता है आ जाए, बिकॉज प्रीवियस पेपर्स को देखोगे ना, आपका 12th क्वेश्चन, आपका एग्जाम्पल नंबर 3 आ चुका है। काफी देर से जो नहीं आया वो ये है, तो हो सकता है किसी का हिट एंड ट्रायल होता है या इंट्यूशन होती है कि नहीं ये वाला आने के चांसेस है। तो ये दो चीजें आपने याद करनी है। इसके बाद आपका जो इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसमें बाकी सब हो जाएंगे, जो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, इनकी स्टेटमेंट्स बड़ी है। क्वेश्चन 9 क्वेश्चन 10 की स्टेटमेंट्स बड़ी है। क्वेश्चन 10 में देखो, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन है, इतनी स्टेटमेंट बड़ी है। क्या 5 10.2 होगी, एक्सरसाइज 10.2 जिसमें है आपका क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में 10th वाला क्वेश्चन अगर आप देखोगे ओवरऑल, आपको क्या दिया हुआ है उसमें, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल subtended by the line segment joining the points of contact of the set. इजी है कि नहीं है? आता है प्रूफ करना? ये कैसे होगा? क्वाड्रिलेटरल लेंगे, ये एंगल कितना होगा? क्यों? रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और ये एंगल कितना होगा? 90। सेम रीजन, तो ये चार एंगल्स है, इनका सम हो गया 360 बिकॉज इट्स अ क्वाड्रिलेटरल। तो इन दोनों का सम हमारे पास आ गया 180 डिग्री। ये प्रूफ सिर्फ इसकी स्टेटमेंट बड़ी है। और एक आपके पास था क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 12 तो बेटा फिर भी हो जाता है, बिकॉज वो कैलकुलेशंस है, हीरॉन्स फॉर्मूला यूज करना है और साथ में आपको 3 ट्रायंगल्स का एरिया लेकर उन्हें ऐड करना है, तो इट्स मोर ऑफ कैलकुलेशंस। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक हमने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है ना, उस क्वाड्रिलेटरल में एक सर्कल बनाया हुआ है, so we have a circle, उसके आसपास एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है, उसको क्वाड्रिलेटरल ही रहने देना, उसको पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल मत बनाना, डोंट गो फॉर स्पेसिफिक डिटेल्स, ठीक है। तो उसने कहा कि जब हम इसकी ऑपोजिट साइड्स लेते हैं, ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle, opposite sides of quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center। तो अगर ये सेंटर O है तो एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180, ये हमें प्रूव करना है। इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन लेते हैं कि ज्वाइन ऑल द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट विद द सेंटर, 8 एंगल्स बन जाएंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप प्रूफ पूरे मैंने इसके नोट्स ग्रुप में शेयर किए हुए हैं, राइट, इसलिए मैं अब समझा रही हूँ।
ये वाला क्वेश्चन नंबर है 13। तो इसमें हमें करना क्या है, आप इसमें इफ आई टेक दिस P एंड दिस इज Q, राइट, तो हम लेंगे ट्रायंगल QOD इज कॉन्ग्रुएंट, QOD इज कॉन्ग्रुएंट टू POD। समझ में आ गया? कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी आती है, आपके पास यही एक चीज है। आपने जब भी सेंटर से लाइंस ड्रॉ की, आपके दो ट्रायंगल्स बन जाते हैं। जैसे ये लिया, इसमें एक रेडियस रेडियस, एक टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, और एक साइड है कॉमन। सबसे इजी प्रूफ है SSS से जो हमारा सॉल्व हो जाता है। तो आपने कहा QOD इज इक्वल टू POD, हमारे पास आ गया एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। बस एक यही स्टेप, 3 लाइन 4 लाइंस आपने लिखकर प्रूव करनी है प्रॉपरली। उसके बाद तो चलेगा सिमिलरली। सिमिलरली 6 इज इक्वल टू 5, बस ये ना करना कि 4 इक्वल टू 5 कर, कॉरेस्पॉन्डिंगली ठीक से ले लेना। 6 इक्वल टू 5, 3 इक्वल टू 4 एंड 1 इक्वल टू 2। आपको प्रूव करना है एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 प्लस प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 6। तो आप सारे एंगल्स का सम ले लोगे, 1 से लेकर 8 तक का सम क्या हो जाएगा 360, बिकॉज इट्स अ कंप्लीट एंगल। 1 से लेकर 8, 1 2 3। अब इतनी तो समझ है कि किसको रिप्लेस करना है, किसको रखना है, इतना तो पता है ना। हमें 2 3 और 6 7 को रखना है, बाकी सभी को रिप्लेस करना है, ठीक है ना। तो एंगल 1 की जगह हम लिख देंगे एंगल 2, एंगल 4 की जगह लिख देंगे एंगल 3, एंगल 5 की जगह एंगल 6, एंगल 8 की जगह एंगल 7। तो 2 टाइम्स these 4 angles will come out to as 360 degree, या 1 टाइम इनका सम हो जाएगा 180 डिग्री। हेंस प्रूव। आपके सर्कल से क्वेश्चन, सिर्फ कॉन्ट्रडिक्शन वाले क्वेश्चंस को छोड़कर 2 क्वेश्चंस हैं उनको छोड़ दो, बाकी सभी एक स्ट्रक्चर में ही चलते हैं, कोई बहुत मुश्किल वाला क्वेश्चन नहीं है। समझ में आ गया? एक हर्षिता आपने पूछा था ना, वो मैंने कहा था कि ये वाला क्वेश्चन है बुक का। हाँ, ये था क्वेश्चन नंबर 9 आपकी बुक का ना, क्वेश्चन नंबर 9। उसकी वर्डिंग्स अलग से दी हुई थी, वो क्या थी शायद मैंने लिखी है, मैं बता दूंगी आपको। तुमने मुझे पिक्चर क्लिक करके भेजी थी, इस चीज में था, टेस्ट पेपर में था ये, और सीबीएसई गाइड वाले में था कि दूसरे वाले में? है लिंक उसका भी, क्वेश्चन मुझे दे दो। बहुत लंबा SP1 तुम्हें पर्सनल भेजा, तुम्हें पर्सनल भेजा हुआ मुझे क्लिक करके भेजो। चलो, इस क्वेश्चन नंबर 9 का ना एक काउंटर स्टेटमेंट थी किसी पेपर में, बाई चांस अगर वो आती है। क्वेश्चन 9 व्हाट इज सेल्स, देखो उसने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में, इन फिगर 10.13 ड्रॉ करो xy and x dash y dash are two parallel tangents। और इसकी जो स्टेटमेंट है ना, जो किसी पेपर में आई हुई है, चांसेस कम है आने के, लेकिन अगर 1 या 2 मार्क्स में हमें आ जाता है तो वी नो, 2 मार्क्स में हमें कुछ आ जाता है तो वी नो हाउ टू सॉल्व, या आपके केस स्टडी में कुछ बनकर आ जाए। xy and x dash y are two parallel tangents to a circle with center O, another tangent AB with point of contact C intersecting xy at A and B। ठीक है, तो ये हमारी थी x y, ये थी x dash y dash। मैं एरोज नहीं लगा रही हूँ, लेकिन टेंजेंट है तो एरोज दूंगी, बिकॉज टेंजेंट इज अ लाइन नॉट अ लाइन सेगमेंट। टेंजेंट एक लाइन नहीं है, लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं है। तो ये तो बेटा इसको प्रॉपर ले लिया। वैसे तो टेंजेंट है तो इसको एक्सटेंड करना चाहिए, पर हमें इसके ऊपर वाली पोर्शन चाहिए नहीं है, तो जब आप इसको ओपनली शो करते हो तो यहाँ पे एरोज लगते हैं, ठीक है। और ए बी जो है ना, वो क्या बन जाता है, वही वर्ड मुझे आपको इस क्वेश्चन में समझाना था, जो लिखा हुआ था, इट इज इंटरसेप्ट ऑफ अ टेंजेंट बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स।
इन्होंने यही लिखा हुआ है, लिखो क्वेश्चन है प्रूव दैट, इसका काउंटर जो क्वेश्चन लिखा हुआ था ना वही है, प्रूव दैट द इंटरसेप्ट ऑफ अ टेंजेंट। तो ए बी क्या है, वो टेंजेंट तो है लेकिन टेंजेंट का भी वो इंटरसेप्ट है। बहुत टेक्निकल अगर मैं होती हूँ तो वो टेंजेंट का इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट ऑफ अ टेंजेंट बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स, बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स। ध्यान से पढ़ोगे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, बट वहां पेपर में सिर्फ स्ट्रेस होता है, ध्यान बहुत कम होता है। दैट्स व्हाई ये सब चीज पहले कवर करके वहां पे कुछ दिखता है तो वी कैन कोरिलेट, राइट? द intercept of a tangent between two parallel tangents, tangents to a circle subtends a right angle, subtends a right angle at the center। कि जो ये इंटरसेप्ट है इसने सेंटर पे एक राइट एंगल सबटेंड किया है। ठीक है, टेस्ट में मैंने ना सारे क्वेश्चन से डाल दिया था सर्कल के। हाँ, एओबी। तो इसमें प्रूफ करना है एंगल एओबी इज 90 डिग्री। टेंजेंट्स में ना, सर्कल्स में सच्ची कह रही हूँ कुछ नहीं है, आपको दो सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है और ट्रायंगल्स को सिमिलर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है, जैसे यहां से मैंने लिया, ये तो पी क्यू ड्रॉ हुई थी, ये अगर पॉइंट है सी तो आप यहाँ से सी को ज्वाइन कर दो, फिर जो परपेंडिकुलर ये बनता है, ये दो ट्रायंगल्स बने आपस में, दीज टू आर कॉन्ग्रुएंट, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, राइट? और दूसरी चीज इसमें और आ जाएगी, हाँ, इफ आई टेक एंगल 5 and 6, 7 and 8, इसको स्क्वायर जरूरी नहीं है बने, 45 क्यों लेना है, हमें क्या पता कि ये जो पैरेलल है आपकी रेडियस जो इक्वल है कि नहीं है। हाउ कैन यू से दैट ओसी इज इक्वल टू एसी? एपीओसी वही कह रही हूँ ना बेटा, आपको क्या पता है कि ये टेंजेंट इक्वल है कि नहीं, एपी इज इक्वल टू ओपी है कि नहीं, है ना? वो तो हमें नहीं पता। ओपी एक्स वाई और ओपी ओसी, यहाँ पे परपेंडिकुलर थोड़ी ना, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, लेकिन यहाँ पर उसने एंगल जो दिया हुआ है वो 90 डिग्री नहीं दिया। ये तो कभी भी टेंजेंट जो है वो किसी पॉइंट से भी जा सकती है ना, इंटरसेप्ट तो कहीं से भी हो सकता है, वो परपेंडिकुलर है कि नहीं है वो नहीं पता। चलो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 भी है हमारे पास, एंगल 6 इक्वल टू सॉरी एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 भी है। ठीक हो गया, हमने ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8, एंड आल्सो वी नो दैट एंगल PAB प्लस एंगल QBA इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? को इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो यहां से आप लिखोगे 2 टाइम्स एंगल 6 प्लस 2 टाइम्स एंगल 7 इज 180 डिग्री, एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज 90 डिग्री। अब ट्रायंगल ले लो AOB। ठीक है, हाँ, ये काम में आया। अगर यहाँ पे POQ से स्ट्रेट लाइन दी हुई थी, अगर नहीं दी होगी तो ऑब्वियसली आप उसको भी यूज कर सकते हो। POQ इज अ स्ट्रेट लाइन, 180 डिग्री बना, इस पे सारे एंगल्स 180 डिग्री हो गए। ठीक है, तो ये दो पैरेलल लाइंस होती हैं, ये ट्रांसवर्सल हो गई। तो जो अंदर में ऐसे दो सेम साइड पे एंगल बनते हैं, इनका सम क्या होता है 180। दीज टू आर कोइंसिडेंट। ये दो पैरेलल है XY और X डैश Y डैश, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कंप्लीट में कोइंटीरियर है, जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कोइंटीरियर। ठीक हो गया, ये वाला एंगल भी और ये वाला एंगल भी कोइंटीरियर है ऑन द सेम साइड इनसाइड द पैरेलल लाइंस। ठीक हो गया,
समझ में आ गया ये क्वेश्चन हमें? इसके अलावा आपको एक वो क्वेश्चन था सर्कल्स में जो आ सकता है, लिख लो इस चीज को। आप देख रहे हो यहाँ पर मेरी प्रैक्टिस नहीं होनी, मैंने बहुत बार प्रैक्टिस की है, और अगर मैं एक दो बार क्लिक कर गलती भी करती हूँ ना, मेरा मेजर इम्पैक्ट इतना नहीं पड़ेगा, मुझे टेस्ट नहीं देना है जाकर, ठीक है? अगर टेस्ट देना होगा ना तो वहां पर मैं देखूंगी कि क्या लिख रही हूँ, उसको पहले अच्छे से ब्रश अप करूंगी। मेक श्योर यू राइट। इसमें एक और क्वेश्चन जो 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में बन सकता है, आपको क्या दिया होगा, आपको ये ट्रायंगल दिया हुआ है, इसके इन बिटवीन एक सर्कल ड्रॉ किया है जो कि है इन सर्कल टचेस द 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, जैसे कोऑर्डिनेट में किया था वैसा हो सकता है, ठीक है? आपको दिया हो इसमें ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ AB is equal to, let me say 5 centimeter, AC is equal to 6 centimeter and BC is equal to 8 centimeter. इजी तो है, बस टेक्निक होती है इसकी। अगर आपको वो आती है तो बहुत इजी, और अब आनी चाहिए, इतना टाइम हो गया। तो आपको निकालना है लेंथ ऑफ BR CP AQ। हाँ जी, बस इतना। हाँ, अगर ये समझते हो, ये XX लेना है, CQ और CP YY, और ये ZZ, tangents from external point to the circle are equal. Then you have X plus Z is 5, X plus Y plus X is 6, Z plus Y is 8. फिर हम क्या करते हैं इसके बाद? Add all three करेंगे तो 2 times X plus Y plus Z कितना आ जाएगा? 19, राइट? और इसके बाद x plus y plus z 19/2 is 9.5, जिसमें x plus z का सम क्या है? 5, तो y कितना हो गया? 4.5। आपका y plus x का सम है 6, तो z कितना हो गया? 3.5। ये 7, x की वैल्यू 2 आएगी, काउंटर भी चेक कर सकते हो, नहीं 8 के साथ 1.5 आएगी। काउंटर चेक करते हैं कि जैसे z plus y कहा तो 8, इट शुड बी इन 1.5, तो मेरे जो सम में प्रॉब्लम थी मैंने वो सही भी कर। तो आई ऑलवेज काउंटर चेक, पूरी स्टेटमेंट से भी निकालती हूँ और एंड में देखती भी हूँ कि जो हमने स्टेटमेंट छोड़ दिया उससे भी वही वैल्यू आती है, राइट? तो ये क्वेश्चन मुझे एक लगा था जो आ सकता है आपको, क्लियर है इतना? अब एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, ये ना आपको फिर भी मैं कहूंगी कम चांसेस है, बट स्टिल नॉट वेरी डिफिकल्ट। सिमिलर ट्रायंगल साथ में यूज होते हैं, मैंने आपको टेस्ट पेपर में कभी करवाया हुआ है क्वेश्चन। एक तो क्वेश्चन लिखो, एक्स्ट्रा ही है सर्कल्स का। प्रूव दैट the tangents prove the tangent, not the tangents, tangent drawn at the midpoint of an arc tangent drawn at the midpoint of an arc of a circle is parallel to the chord joining the end points of the arc. अच्छा, आप लोग ने टेस्ट लेना है फुल फ्लेज जाकर देना है टेस्ट है? हाँ, लास्ट से नहीं, इन बिटवीन देना हो। 30th को दो, आज 29 है, कल तो मैं आपकी संडे को टेस्ट देना है बिना चीटिंग के, कुछ नहीं पूछना। हाँ, आसपास कोई पूछना नहीं, कुछ इशारे नहीं, कुछ भी नहीं। देखो पूरा 2 घंटे बैठकर मैं सुपरवाइज कर पाऊँ ऐसा शायद ना हो पाए। आप आकर टेस्ट दो अपना चुपचाप से, आखिरी की परफॉर्मेंस है गलत सही करना आप पे डिपेंड करता है, बेसिक का ही होगा तुम्हारा।
ये तुम्हारा बेसिक है, बाकी सबका स्टैंडर्ड का। करना है टेस्ट संडे को 11 to 1। पेपर कब होता है आपका? पेपर का टाइम क्या है? 10:30 को। तो आ जाओ इस टाइम पर, 10:30 पर ही आ जाओ। संडे 10:30 टेस्ट होगा, ठीक है? अच्छा तन्वी इतना इरेगुलर क्यों है? क्यों, तुम्हें क्यों नहीं पता? कहता मैं कभी जा रहा हूँ, नहीं जाना है मुझे, मैं सैटरडे नहीं आऊंगा, बहुत छुट्टी मार रहा है। क्यों? अब पेपर आ गया, अब रिजल्ट डिले करके क्या कर लोगे? Prove that the tangent drawn at the midpoint of an arc of a circle is parallel to chord। अब पता पेपर करना है, आपका मन है तो टाइमिंग के साथ करो। दूसरी चीज, उसने पेपर कार्ड शेयर किया ना मानव ने ग्रुप में, उन पेपर्स के सिर्फ क्वेश्चंस को स्टडी करके देखो कि कोई डिफरेंट क्वेश्चन है, उनके केस स्टडीज देख लो सबके। आपको ये नहीं पता पेपर में क्या आएगा, व्हाट यू नीड इज प्रैक्टिस कि जो भी आएगा मुझे आता हो, ठीक है? क्या हो गया? 39 पेपर शेयर किया उसने, तो पूरे पेपर तो आप कर भी नहीं पाओगे, इतनी पेशेंस भी नहीं है ना, पढ़ने को मन भी नहीं करता, और इस स्टेज पे आके इतनी गर्मी हो गई है ना। तो करना क्या है, उसके सिर्फ केस स्टडीज देखो, क्वेश्चंस को रीड करो, जो डिफरेंट लगता है उसे मार्क करके सर्कल करो। एपी में क्वाड्रेटिक में कैलकुलेशंस चेक करो, मुझसे चाहे काउंटर में चेक करवा लो कि पेपर सॉल्व किया है, सॉल्व बुक कर चुके हो, एक बार सॉल्व बोर हो चुके अच्छे से बुक सॉल्व करके? बेटा सर्कल्स की मैं आपको जो बता रही हूँ ना, प्लीज सर्कल्स की और ट्रिग्नोमेट्री की, मजाक की बात नहीं है, आपको मैं स्ट्रक्चर बता रही हूँ। सरफेस एरिया की बेटा सारी एनसीईआरटी, ये 3 सब्जेक्ट की तो सॉल्व करोगे ही आप, 3 चैप्टर्स की। मैंने आपको कहा था सर्कल्स के एनसीईआरटी करो। होता क्या है, हम इधर उधर भागते हैं, एनसीईआरटी छोड़ देते हैं, आता एनसीईआरटी से ही है, ठीक है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स भी आपका क्वेश्चन सिर्फ एक स्पीड वाले क्वेश्चंस हैं जो आपके 3-4 अलग होंगे, जिसमें सेंटीमीटर पर मिनट दिया होता है या स्क्वायर सेंटीमीटर या स्पीड दी होती है, जो भी वो क्वेश्चन अलग होगा। वो भी जो बुक में दिया होगा पहले उसको समझ लो, एक चीज समझ लो कि सारा समझ में आएगा, राइट? तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम सर्कल्स का एनसीईआरटी, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और एक जो आपका आएगा क्वाड्रेटिक की स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स। नहीं होता जो मर्जी कर लो, अब तो ना इतने हम लोग यूज्ड टू हो चुके हैं ना इस सिस्टम से। एक बात आप हर क्लास में बोलती हूँ, अपनी एग्जिस्टिंग वाली क्लास में भी बोलती हूँ, जो भी चल रही है मैथ्स नहीं आई है 10th की, उनको भी बोल रही हूँ कि सब इतने शाने हो चुके हैं ना, आप सीबीएसई वाले भी, आपके स्कूल टीचर्स भी, आपके स्कूल वाली अथॉरिटीज भी, वो आपकी पढ़ाई ऑनलाइन कर देंगे। पेपर 1 महीना लेट ले ले, 15 दिन पहले ले लेंगे वो ऑफलाइन। आपको केबीएम वाले तो टेस्ट कर चुके हो ना, एक पेपर ऑनलाइन हुआ, उसके बाद सारे ऑफलाइन। जैसी गाइडलाइन आई गवर्नमेंट की, नेक्स्ट डे पेपर ऑफलाइन। कुछ पूछा उन्होंने आपसे? कोई चार्ज दिया आपको कुछ एक्सप्लेन करने का? रात को खबर आई पेपर ऑफलाइन है ना? रात को ही खबर आई थी। फिर मतलब अब सब कुछ इस सिस्टम से यूज्ड हो चुके हैं, और नेक्स्ट ईयर तक ना ये सब खत्म ही हो जाएगा। कोविड जो है, अगर आप एनालिसिस में देखोगे, इट्स अ पार्ट, जैसे डेंगू नहीं है फीवर, वैसा हो जाएगा। हाँ हो ही रहा है, सब प्रेडिक्ट कर, थर्ड वेव आएगा, ये आएगा, कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है लॉकडाउन लग गया, पर जिस लेवल का फर्स्ट टाइम में लगा था उस लेवल का दोबारा से कर्फ्यू नहीं लगा, ये आप भी मानते हो। तो प्रैक्टिकल होकर बात करो, ठीक है? पेपर ऑफलाइन नहीं होगा, पढ़ लेना इन 4 दिनों में, ये सोचकर मत बैठना ख्याली गुलाम की ऑनलाइन हो जाएगी भगवान। हाँ ये कहना मुझे आता हो, मुझे आता हो, मैं कर रहा हूँ, मुझे आता हो, ये मत कहना पेपर ऑनलाइन हो, ये दुआ मत मांगना, वो नहीं सुनने वाले भगवान, ठीक है? सही दुआ तो मांग लो ना। चलो क्वाड्रेटिक की स्टेटमेंट प्रॉब्लम सर्कल्स का, एंड देन आई टोल्ड यू एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट के जो क्वेश्चंस है ना, ये आपको आते हो। बलून वाला क्वेश्चन, क्लाउड रिफ्लेक्शन तो मैं करवाऊंगी, बलून वाला क्वेश्चन, हाँ, प्लस हेलीकॉप्टर वाला क्वेश्चन है ना, ये 2 क्वेश्चंस। हाँ शिप वाले तो इजी है, फिर भी हो जाते हैं, इसमें स्पीड वाले क्वेश्चन होते हैं। पिजन वाला एक्स्ट्रा है राजे, वो इसी पर बेस्ड है, बलून वाले क्वेश्चन पर ही बेस्ड है, ठीक है? तो ये कर लेना। चलो अब आ जाओ इस वाले क्वेश्चन पर। अब देखो इसमें लिखा क्या है, टेंजेंट ड्रॉन एट द मिड पॉइंट ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल। यू गिवन अ सर्कल, आर्क क्या होती है? टेक एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। उस आर्क के बारे में मुझे कुछ नहीं कहा होगा, तो इस आर्क का मैं मिड पॉइंट लेती हूँ पॉइंट सी,
C is the midpoint of this arc. इस आर्क पर आपने, इस मिड पॉइंट पर आपने एक टेंजेंट ड्रॉ की, समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ ड्रॉ कर दिया आपने, ठीक है। इस टेंजेंट को मैंने नाम दे दिया PQ. This is parallel. This is parallel to the chord. Chord हुई सर्कल के बीच में, कहाँ बनेगी? Joining the end points of the arc. आर्क का एंड पॉइंट क्या है? AB. इसको ज्वाइन करती हुई हमने एक कॉर्ड बनाई, तो आपने कहा PQ is parallel to AB. ये है हमारा प्रूफ, राइट। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन दिखेगा, स्टेटमेंट ही लिखी हो, कोई फिगर ड्रॉ ना की हो, पूरा कभी मत पढ़ना, नहीं समझ में आएगा। जब मैंने भी पूरा पढ़ा नहीं समझ में आया, लेकिन एक एक वर्ड करके, टेंजेंट, टेंजेंट सोचो क्या होती है, ड्रॉन एट, कहां पर? मिड पॉइंट ऑफ आर्क. आर्क क्या है? आर्क बनाओ, उसका मिड पॉइंट मार्क कर लो, वहां पर टेंजेंट, आपका आधा क्वेश्चन हो गया। पैरेलल टू, राइट, दिस विल वर्क इन एनी सब्जेक्ट। पूरी स्टेटमेंट हम पूरी एक गो में पढ़ते हैं ना, कभी समझ नहीं आता, उसे वर्ड बाय वर्ड, दो तीन तीन वर्ड्स का ग्रुप बनाकर सिर्फ पढ़ा दो। तुम पॉइंट को यहाँ ले लो, इसका मिड पॉइंट तो यही रहेगा ना। अगर मैंने इसका मिड पॉइंट बना दिया, जितना यहाँ चले उतना ही यहाँ चलना पड़ेगा, तो कॉर्ड तो यही होगी ना। अब उसको आप सेंटर के इधर लो या सेंटर के उधर लो, सेंटर के ऊपर भी हो सकती है ना कॉर्ड, क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। चलो, हमें ये प्रूव करना है पैरेलल है, ओके। C इज द मिड पॉइंट, है ना, तो ये आपने किया हुआ था। अब इसमें कंस्ट्रक्शन जो मुझे समझ में आ रही है, हाँ जी, 9th में कराया। अब करेंगे कैसे? अच्छा, कैन आई से OC इज परपेंडिकुलर टू PQ, जो हमने इस साल पढ़ा, पहले तो वो यूज करेंगे, है ना। क्यों? 10.1 किसने लिखा ना, वही पेपर सोचना, मेरी आत्मा निकले थप्पड़ मारेगी, पूरा भी है उसमें। हाँ, तुम सोच रहे ना मेरी आत्मा वहीं से निकलेगी और थप्पड़ मारेगी, कि 10.1 नहीं लिखना। क्या लिखना है? OC is perpendicular to PQ, radius is perpendicular to tangent at the point of contact. तो ये आपका 90 डिग्री आ गया, ठीक है। आपको सिर्फ ये प्रूव करना है कि ये जो है ये भी 90 डिग्री एंगल। कैसे करोगे? At this point, let me say R is the midpoint of AB. कॉन्ग्रुएंट तो कर ही सकते हो। अच्छा, कैन आई से, अच्छा, C is the midpoint आ गया, C is the midpoint, नहीं, कोई चीजें तो प्रूव करना है पैरेलल को। C is the midpoint of AB, आर्क AB का मिडपॉइंट है, तो कैन आई से AC is equal to BC, आर्क AC is equal to BC। अब आएगी 9th की थ्योरम हमारी, इक्वल, लिखो, इक्वल आर्क्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। प्रॉम्प्टिंग नहीं मिलेगी वहां पे कोई, वहां पे मैम आकर नहीं बोलेगी पीछे से और आपको याद आएगा, राइट। दिस इज समथिंग आपके ब्रेन में चलना चाहिए। AC इज इक्वल टू BC। आते हैं हमारे 9th का ही तो उसमें आना था, ABCD या साइक्लिक कॉन साइक्लिक पॉइंट्स, सर्कल्स करवाया नहीं और कॉन साइक्लिक दे दिया। 9th में तुमने साइक्लिक क्वाड्रेंट्स पढ़ा होगा वहीं से, और बिफोर कोविड आल्सो 3 मार्क्स पेपर 9 से था, 100 में से 80 में से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका 2020 का तो लास्ट बिफोर कोविड पेपर हुआ है ना, ऑफलाइन, प्रॉपर फुल सिलेबस के साथ, उसमें 3 मार्क्स आउटसाइड दिल्ली, 3 मार्क्स 9th में था, वो क्वेश्चन भी मैं करवा देती हूँ। पॉलिनोमियल्स वाला तो आएगा नहीं, मुझे भी नहीं आएगा, नहीं करवा, ठीक है। तो इक्वल आर्क्स एट द सेंटर, तो आपके ये दो एंगल्स इक्वल आ गए, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब आप लोगे ट्रायंगल ARO एंड ट्रायंगल BRO, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। AO BO RO कॉमन, AO BO क्यों इक्वल है? रेडियस, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, एंड देन यू हैव सेड दैट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, है ना। तो उससे क्या हो जाएगा? AR इज इक्वल टू BR और R इज द मिड पॉइंट, हाँ,
और आपने 9th में रूल किया था द लाइन जॉइनिंग द सेंटर एंड मिड पॉइंट ऑफ द आर्क इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ठीक है, लिख लो लाइन जॉइनिंग द सेंटर, लाइन, या उससे भी इजी काम क्या कर सकते हो अगर ये नहीं लिखना, ये वाला एंगल भी इसके इक्वल है, छोटे वाले ये दो बेस एंगल्स इक्वल है, सम 180 डिग्री हो गया, ये भी 90 90 आ गया, this is 90, this is 90, hence AB is parallel to PQ, co-interior नहीं corresponding। मैं ये वाला एंगल कह रही हूँ co-interior। अच्छा देखकर क्या कर, अपने दिमाग की ना कदर करो, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे पास जो है ना उसकी कदर करो, वो काम करना बंद कर चुका है, तो उसको लेते हो फ्री माइंड की, अच्छा हो जाएगा। लाइन जॉइनिंग the center and the midpoint। तुम 9th में डीएवी का बच्चा है, 9th में लक्षित जानते हो उसको, मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, दिमाग बहुत तेज है, एक बात में समझ आती है और जब समझ आ गया ना तो याद रहती है, और वो नेक्स्ट स्टेप बताएगा कि ये आंसर है, वो भी आंसर बता देगा ये है, नंबर सिस्टम में राइट, बस वो है। ठीक है, मैंने उसको भी कहा है माधव है तुम्हारे स्कूल का ही, तुम्हारे जैसा भी, पर माधव जैसा नहीं बन, तुम भी सच में दिमाग की कदर करो, दिमाग की कदर करो, सीरियसली याद है ब्रेन, उसको थोड़ा सा ना, थोड़ा सा टच देना है, पढ़ लो उसको ध्यान से। ठीक है, तुम पूरे फुल मार्क्स लेके आ सकते हो, और वो फुल मार्क्स मेरे ही सीवी मतलब मेरे उसमें आएंगे, फुल मार्क्स 80 और 80 तुम्हारे आराम से आ सकते हैं। अब 40 मार्क्स का पेपर है तो ध्यान से काम करना, जल्दी नहीं करना। ठीक है, जैसे यहाँ पर तुमने फटाफट से बोल दिया को इंटीरियर, वहां को इंटीरियर लिखा हो, उसको दोबारा सोचोगे नहीं। हाँ, हाफ मार्क नहीं कट करना है आपने, हाँ पूरे फुल लेके आने हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट टर्म में आया था ना फुल, वैसे। ठीक है, उसमें तो फुल आने ही थे, एमसीक्यू था। सच में बेसिक बेस के कट जाते, क्योंकि तब दिमाग एक्स्ट्रा चलता है ना, तो लगता है इजी क्वेश्चन कैसे होगा, मुश्किल है, उसमें कुछ और मार्क करा है। समझ में आ गया बच्चे ये? ठीक है, अब है इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट लिखा है there are two circles touching each other, two equal circles they touch each other, two equal circles touch each other at point x, सेंटर दिया हुआ है O and O dash। सेंटर दिया हुआ है हमें O and O dash, दिस इज पॉइंट A, और यहां से उसने टेंजेंट ड्रॉ की हुई है। बताती हूँ, इसमें लिखा हुआ है टू इक्वल सर्कल्स, दोनों सर्कल्स इक्वल है, सेंटर O and O dash touch each other at point X, OO dash produced meets the circle with center O dash at A, AC is tangent to the circle with center O at point C, और दूसरी चीज जो दी हुई है O dash D is perpendicular to AC, O dash D is perpendicular to AC, find the value of DO dash by CO। रेशो निकालो, अयान, अर्शिता, तब मैरिटी लगाई, ये वाली चीज क्या है, और ये आपको क्या दिया हुआ है, 90 इक्वल सर्कल्स है, द रेडियाई आर आल्सो राइट, पर आपका ट्रायंगल क्या होगा, ट्रायंगल ए ओ डैश डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए ओ सी, 90-90 एंगल है और ये कॉमन, एक एंगल D इज इक्वल टू एंगल C और एंगल A इक्वल टू एंगल E, मैंने इनिशियल लिखे हैं, सिर्फ उसका वर्टेक्स लिखा है, पूरा एंगल लिखोगे, एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन, तो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, आप लिखोगे AO डैश बाय AO इज इक्वल टू
OD डैश बाय CO। ठीक है, AO कितनी है, AO डैश रेडियस है। अब आप ये देखो आपका AO कितना आ जाएगा, 3R। हाँ जी, क्या बोल रहे हो तुम, बात समझ में आ गया? तो रेशो क्या हो जाएगी, 1:2। समझ में आ गया? लिखा हुआ इक्वल सर्विस, इक्वल नहीं होंगे तो आपको नंबर्स दिए होंगे इसके, फिर आप पूरा निकाल सकते। जैसे मैंने 4 और 5 दे दिया, तो ये 4 और ये 5। सिमिलैरिटी तो हो ही जाएगी बिकॉज ये परपेंडिकुलर दिया हुआ, और ये भी देना बहुत जरूरी है, राइट? या फिर डी मिड पॉइंट दे देंगे इसका, AB का। ठीक है, हाँ जी, और डाउट्स बताओ। एक क्लाउड वाला क्वेश्चन मुझे करवाना है उसको। ये तो मैं करवा देती हूँ, ये तो मैं करवाया था, मैं जो वो करवाया था। ये तो मैं नहीं आएगा, सम ऑफ फर्स्ट रेशियो ऑफ nth टर्म नहीं आएगी ये, क्योंकि सच में बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये नहीं आएगा। ठीक है, due east top of hills angles of depression of 2 consecutive kilometer stone due east, ये मैं करवा। चलो नेक्स्ट लिखो, ये एपी का क्वेश्चन दे देना। 4 टाइम्स दे देना, मिडिल टर्म वाला ये मुझे करवाना ही था। फोर्थ का सेकंड पार्ट, a माइनस लास्ट फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ना, और वाला पार्ट है कि पहले वाला? बिल्कुल लास्ट में ये वाला क्वेश्चन, 2 पार्ट्स दिए हैं, कौन से वाले? ऊपर वाला हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मुझे करवाना। आपकी वर्कशीट में ये वाला क्वेश्चन भी होगा, समझ में आएगा? आपकी बुक का क्वेश्चन है। चलो लिखो, 4 टाइम्स द फोर्थ टर्म, माधव छोड़ दो उसको। 4th टाइम द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP is equal to 18 times the 18th term. Find 22nd term of the AP. कैसे करना है बस ये? या था ऐसे? नहीं हुआ सॉल्व? तो समटाइम्स मैं तभी कहती हूँ, तुम्हें लगता है कि ना, मुझे ये लगता है कि तुम ये चेक करते हो कि मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं करवा पाऊंगी कि नहीं। हाँ ऐसा ही है, तो मैंने कहा है पता नहीं मैम, करो तो सही, मजा आएगा। पंगा लो। 17 into 9 कितना होता है? 153। 7A is equal to माइनस क्या, 147। ठीक है, तो A is equal to -21D हो गया, और A plus 21D is equal to 0। और A21 क्या होता है, A22 क्या होता है, A plus 21D। ये आने के चांसेस है, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। ये हमें पता किस तरह से आता है, m टाइम्स द mth टर्म, n टाइम्स द nth टर्म, जो इसका एक्चुअल क्वेश्चन है। नंबर के साथ तो बहुत इजी है, ये 11th लेवल क्वेश्चन होता था, प्रूफ दिया होता था कि प्रूफ करनी है सारी चीजें। तो जो ये सारे आपको फॉर्मूलाज नंबर के साथ आते हैं ना, एक होता है n टाइम्स इज 1/n, m टर्म इज 1/m, प्रूव दैट, वो वाला भी क्वेश्चन एक आता है। एक m plus n वाला आता है, और फिर आपको दिया होता है 1/mn, 1/63, 9 टाइम्स द 9th टर्म is 1/9 time, 9th term is 1/9, 1/7 and 7th term is 1/9, find the 63rd term, या कुछ ऐसे दिया हो। ठीक है, समझ में आ गया ये? ठीक है, नेक्स्ट है अब इसमें तुम ये कह रहे हो सिग्मा xi माइनस x बार करवाऊं इक्वल्स टू 0। ये होता है सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम एक्चुअल मीन्स इज 0, जिसके बेसिस पर आपका शॉर्टकट नहीं, assumed mean मेथड बना है, सम ऑफ डेविएशंस इक्वल होते हैं। मैंने आपको बताया था, इसका अगर थ्योरेटिकली समझाती हूँ तो कैसा होता है, आपने टॉफीज ली, कोई 5 लेकर आया, कोई 6 लेकर आया, आपने इकट्ठी की और सबको बांटी। तो हुआ क्या है, जिसके पास ज्यादा थी
उससे लेकर जिसके पास कम थी आपने उसको दे दी, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन वही है, तो जितना कोई ज्यादा लेकर आया होगा उतना ही कम में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, राइट। विच मींस से अगर मैंने 5 नंबर लिए, क्या करूँ, क्या है यहाँ पे, मैंने 8 नंबर ले लिए, 8 इंटू 9 डिवाइड बाई 2 कितना होता है ये 36, 36 बाई 8 कितना हो गया 9 बाय 2 4.5। आप माइनस 4.5 करो, ये माइनस 3.5 आएगा, माइनस 2.5, माइनस 1.5, माइनस 0.5, 0.5, 1.5, 2.5, 3.5। जितना ज्यादा था उतना ही, जितना माइनस में वैल्यूज है उतनी ही प्लस में वैल्यूज है, जिसे हम कहते हैं सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम नेचुरल मीन आर ऑलवेज 0, ठीक है। तो उसने आपको यही लिखा हुआ है, प्रूव दैट सिग्मा xi माइनस x बार इज इक्वल टू 0। सिग्मा का मतलब क्या है, xi की i की वैल्यू स्टार्ट करती है फ्रॉम 1 टू n। आपने क्या किया, सारे x1, इसका मतलब है कि आपने क्या करना है, x1 माइनस x बार प्लस x2 माइनस x बार, x3 माइनस x बार नहीं आएगा, पर वो लेकर आए ना, मैं वही कह रहा हूँ, वो चेक करता है मुझसे सॉल्व होगा कि नहीं, हाँ है ना। मैं बता तो रही हूँ नहीं आता, पर मुझे आता है कि नहीं, ये तो मेरा टेस्ट है ना, ये समझ में आ गया, समझाना आता है कि नहीं, ये है इसका मतलब ये होता है। जब सिग्मा करते हो 11th में कॉन्सेप्ट होता है समेशन ऑफ सीरीज, तो वहां पर ये चीज आपको सिखाई जाती है कि समेशन का मतलब क्या है, आप उसको साइकिल में कैसे लेकर चलते हो। आप सिर्फ आई की वैल्यू को रिप्लेस करते हो फ्रॉम 1 टू n, जब अगर 1 होगी फर्स्ट टर्म होगी, सेकंड टर्म होगी, थर्ड टर्म होगी, 1 2 3 4 आपकी टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट में आपने ये लिखा हुआ है, दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज x, ठीक है। आपने कहा 1 माइनस 4.5 प्लस 2 माइनस 4.5, दिस इज योर x1 माइनस x बार, दिस इज x2 माइनस x। समझ में आया। अब इसको थ्योरेटिकली एज अ फॉर्मूला अगर मुझे प्रूव करना है तो हमने ये लिख दिया, उसमें मैं क्या करूंगी, x1 प्लस x2 प्लस x3 सो ऑन टिल xn ऐड कर दूंगी, और ये x बार प्लस x बार माइनस कॉमन आ गया सब में, ये कितनी बारी आएगा, जितनी बारी आपने ये टर्म लिखी है n टाइम्स, तो ये n टाइम्स लिखा। एक नंबर को छोड़ दो, उसको पुष्कर छोड़ दो, क्या देख रहे हो, हाँ छोड़ दो, ध्यान रखो, ध्यान रखो, सोचोगे उसको छोड़ोगे ना, वहां पे ध्यान तब रखोगे तो समझ में आएगा। एक्स बार को n टाइम्स किया हमने, किसी भी एक नंबर को, किसी भी नंबर को n टाइम्स अगर ऐड करते हो तो उसका मतलब क्या है, n से उसे मल्टीप्लाई किया, और ये भी क्या होता है, सिग्मा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, और दोनों आपस में इक्वल होते हैं। नेक्स्ट थर्ड वाला तो क्वेश्चन आएगा, ये डिफिकल्ट में आता है। ये क्वेश्चन ऐसे था, टॉप ऑफ हिल्स, एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 consecutive kilometer stones from the top of a hill, लिखो angle of depression, angles of depression of 2 consecutive kilometer stones due east, ईस्ट कहा है तो ईस्ट यही होगा, हाँ ठीक बनाया मैंने। अगर वेस्ट लिखा होगा तो ये डायग्राम इधर आ जाए, वो ठीक से बनाना। और दूसरी चीज इसमें क्या दी हुई है, एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, ये चीज जरूर, ठीक हो गया। होता है पर नहीं शो करोगे, पूरी फिगर गलत हो जाएगी, मार्क्स नहीं मिलेंगे। R45 and 30, बड़ा वाला एंगल 45 और छोटे वाला एंगल 30, so this is 30 degree and this is 45। फाइंड द हाइट ऑफ द हिल बस, ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 1 किलोमीटर, किलोमीटर कंसेक्टिव किलोमीटर स्टोन मतलब इनका डिफरेंस 1 किलोमीटर का है या इक्वल टू 1000। स्टॉप, बस ये x ले लो, h अपॉन x इज इक्वल टू tan 45, ये सब समझ में आ रहा है, h इज इक्वल टू x, फिर आप लिखोगे h x प्लस 100,000 इज इक्वल टू 1/√3। अब आपको हाइट निकालने को x को मैंने h से रिप्लेस कर दिया,
ठीक है, तो ये आ जाएगा h इज इक्वल टू 1000 अपॉन √3 - 1 which will be 500 into √3. समझ में आ गया ये? अब आ जाओ दीक्षित वाला क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ 11 terms of an AP, 11 terms of an AP whose middle term is 30, whose middle term is 30. चलो करो, फाइंड द सम ऑफ 11 टर्म्स ऑफ एन एपी। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक का है या फिर आपके एग्जाम्पलर में दिया हुआ है, ये आपको आएगा। मिडिल टर्म 30 है, मीडियन में किया हुआ है ना 11 टर्म्स अगर दी हो, मिडिल मोस्ट टर्म कौन सी होती है? 5 इधर 5 इधर, 6 टर्म हो गई। मिडिल टर्म ऑफ आउट ऑफ 11 टर्म्स मिडिल टर्म हो जाएगी A6 is 30। तो क्या दिया हुआ है? A + 5B = 30। आपको क्या निकालना है? सम ऑफ 11 टर्म्स। उसका फॉर्मूला क्या होता है? 11/2 2A + 11 - 1 10D। 11/2 मैंने 2 कॉमन ले लिया, A + 5D। ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये 2 मार्क्स में हमें बहुत अच्छे से आ सकता है। और आई थिंक आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये। समझ में आ गया? हमेशा ऐसा ही क्वेश्चन कोई आएगा तो उसमें आपकी इस टर्म का और जो हमें ये सम चाहिए उसमें कोई ना कोई रिलेशन बन जाएगा। आपको करना क्या है, जो टर्म दी हुई है उसे लिखो, सम का फॉर्मूला लिखो, इसमें मार्क्स जरूर मिल जाएंगे। इतना लिखने के 1-2 मार्क्स मिल जाते हैं, 1-2 नंबर का है तो 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक हो गया? इतना समझ में आ गया? और बताओ, ये इसमें कोई प्रॉब्लम है? चलो एक मैं करवाती हूँ, एपी का ही क्वेश्चन है। बैठ जाओ, कम करता है, बैठ जाओ। आप लोग वैसे अच्छे निकल गए, आपका टर्म 1 टर्म 2 हो गया। यही नहीं, और उनको आगे आगे मुश्किल आएंगे ना, आगे इनके लिए एंट्रेंस हो जाएंगे तो क्या आधा पढ़कर दिया, पूरा पढ़कर दो सिलेबस, इसके साथ टेंजेंट्स भी करो, ट्रायंगल्स भी करो, समझ में आएगा फिर क्या है। उनको पाइथागोरस डिलीट हो गई, पता है मुझे लग रहा है पाइथागोरस डिलीट हो गई शायद। सीबीएसई से पूछना। हाँ ये वाला है, देखो A1 A2 दिस इज ऑल्सो अ डिफिकल्टी लेवल में नहीं आता, लेकिन जल्दी समझ में आने वाला क्वेश्चन नहीं है पर इजी है। A1 A2 A3 is an AP such that A1 plus A5 plus A10 plus A15 plus A20 plus A24 is equal to 300. Find sum of first 24 terms. आपके 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं है ना, तो हो सकता है ऐसा कुछ आ जाए अगर मुझे बुक से अलग देना है कुछ, और एक जहां पे SN दिया होता है, सम ऑफ n टर्म्स फाइंड द AP, सम ऑफ n टर्म्स n into n plus 3 फाइंड द AP दिया होता है ना, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। चलो इसे कैसे करेंगे, ये मैंने इसलिए करवाया so that you understand। उसने कहा है A1 A2 A3 so on till AN their terms are in AP। आपको कुछ नहीं करना कि लेट द फर्स्ट टर्म बी A, लिखो इसमें लेट द फर्स्ट टर्म बी A और कॉमन डिफरेंस क्या लिख लोगे? D। सभी टर्म्स की वैल्यू बनाओ, दिस इज A। A5 क्या होगा? A + 4D। A10 क्या होगा? A15 20 19D and A + 23D is equal to 300। A कितनी बारी आया है? 6 टाइम्स। तो 6A प्लस ऐड करो इसको 4 13 27 46
69 69D इज इक्वल टू 300। 3 कॉमन लिया इसमें से तो ये आ जाएगा 2A प्लस 23D इज इक्वल टू 100। सॉरी 300 आएगा डिवाइड करके नेक्स्ट स्टेप में हो वही कर। क्लियर हो गया इतना? आपको क्या निकालना है? सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स क्या होता है? 24/2 2A प्लस 23। क्या आंसर आएगा? 12। ये वाला क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग इसकी कैसे होगी वही समझ नहीं आता। तो एपी के क्वेश्चन में या तो टर्म दी होगी या सम दिया होता है, उसमें स्टेटमेंट बनेगी। आप मैंने कहा था एपी का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमेशा सम और टर्म साइड में फॉर्मूला लिखो और फिर फिल इन द ब्लैंक्स कि क्या क्या दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूला में पुट कर दे। ठीक है। अच्छा, एक ना कल पूरब में क्वेश्चन पूछा था कि आपको ये भी आ सकता है कि नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज, नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी, कुछ ऐसे दिया हो। Like this, x minus 7, x minus 2, x plus 3 are the terms of AP. Find the 15th term. X minus 7, x minus 2, x plus 3 are terms of an AP. Find the 15th term. या फिर ये दिया होता है next term of a minus b upon a plus b, 3a minus 2b। ऐसे वाला क्वेश्चन भी आ सकता है 2 मार्क्स में, अगर मुझे डिफिकल्ट देना है चॉइस में साथ में देना है। 2 मार्क्स से तो कम है भी नहीं, 1 मार्क तो रहा ही नहीं। क्या करूंगी? दे आर द टर्म्स इन द एपी। फाइंड द 7th टर्म कहा जाए। ये 3 टर्म्स दी हुई है, ऐसे ये 3 टर्म्स दी हुई है। ये वाली टर्म क्या कहते हैं इसको? ए, A1। और ये टर्म को क्या बोलेंगे? A2। इस टर्म को क्या बोलेंगे? A3। कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, x माइनस 2 माइनस x प्लस 7 विच इज इक्वल टू 5। तो अगर 15th टर्म का है तो आपको क्या करना है? A प्लस 14D। A की वैल्यू क्या है? x माइनस 7, 14 इंटू 5 70। तो क्या आ जाएगा? x माइनस 63 प्लस 60, x प्लस 60। समझ में आ गया? अब ये निकालो। चलो उसके बाद जा सकते नहीं करो इसको। a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, 3a माइनस 2b अपॉन a प्लस b, 5a माइनस 3b अपॉन a प्लस b आर द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP. फाइंड द 7th टर्म। करो 2a माइनस b, उससे सोचना 2a माइनस b है, उससे सोचो 2a माइनस b। ओरल करो तभी तो कह रही हूँ। हाँ, कौन बोलेगा? कौन ओरल में छोड़ दोगे? Yes, this is the common 2a minus b upon a plus। 7th टर्म निकालनी है तो अच्छा, पता क्या है, कुछ बच्चे होते हैं, या ऑनलाइन वाले बच्चों का हाल होता है। आप लोग भी कम थे क्योंकि आपने 8th तो ऑफलाइन की थी, 9th 10th ऑनलाइन हुई थी, है ना? तो क्या किया किसी बच्चे ने 6 से मल्टीप्लाई किया ना। अभी करंट 10th का हाल है, लीनियर इक्वेशन करा रही हूँ, उसमें भी इतनी मुश्किल आ रही है उनको। इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई, दोनों टर्म्स को। इतना बुरा तो हमारे पार्ट का भी हाल नहीं है ना? सम में वो कैंसिल कर देते हैं, सम में वो कैंसिल कर देते हैं। दीक्षित का फिर भी बहुत अच्छा हाल है। a माइनस बी प्लस 6a, 12a माइनस 6b, 12a माइनस 6b अपॉन a प्लस b, तो 13a माइनस 7b a प्लस। और बताओ रिवाइज
चलो नेक्स्ट लिखो। हाँ 5 क्यों आएगा? इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है ना बच्चे, ये वैसे तो आपको है नहीं, लेकिन अगर होगा तो 1 रूट होगा ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पॉलिनोमियल्स आपको नहीं है। इफ 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर minus 3k plus 1 into x minus 9 is negative of other, find k। एक रूट अल्फा है, दूसरी रूट क्या करवा रही हूं मैं, माइनस अल्फा। 1 रूट इज नेगेटिव ऑफ द अदर, ठीक है। सम ऑफ रूट्स 3k plus 1 by 2 minus b by a, तो यहाँ से 0 is equal to 3k plus 1, समझ में आ गया। 2 तो फिर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, k की वैल्यू क्या आ गई